ओके, अगर हम लोग बात करते हैं लेक्चर की, तो अभी तक जो भी मैंने 2 लेक्चर कवर करे थे, आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी कैपेसिटर के ऊपर। और जो हमारा सी सर्किट था, मतलब कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एंड आरसी सर्किट, इनके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट में इसको मतलब समराइज़ करूं जो भी हमने सीखा, क्योंकि उसी के बेस पे आज मैं कंक्लूड करूंगा और पावर फैक्टर एंगल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हमने देखा कि यार जब भी हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं, यानी कि सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हम ऐसे कंडीशन में कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे सप्लाई वोल्टेज के साथ, तो सप्लाई वोल्टेज कैपेसिटर को अपने वोल्टेज के अकॉर्डिंग नचाने की कोशिश करेगा, वोल्टेज मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो भी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज का होगा, वही सेम वोल्टेज इस कैपेसिटर वोल्टेज डेवलप कैपेसिटर के ऊपर डेवलप होगा। और इस काम के लिए जो करंट सिस्टम में फ्लो करेगी वो होगी आईसी, डेट इज़ द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट। वही करंट जो होगी वो ये जिम्मेदारी लेगी, उसका ये काम होगा कि कैपेसिटर के वोल्टेज को सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग चेंज करवाना। ठीक है, तो ये हमने देखा था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इस सर्किट के अंदर जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, अगर हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लेके चल रहे हैं आइडियल, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है तो टाइम कांस्टेंट भी जीरो है। टाइम कांस्टेंट जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज, इनके बीच में कोई भी डिले हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज जो भी चेंज होगा वो बड़ी लगभग टाउ इक्वल टू 0 सेकंड के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑन दी कैपेसिटर साइड, ऑन दी कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, तो आप देख सकते थे सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज ये दोनों सेम वेरिएशन के साथ मूव कर रहे थे, और इसको अंजाम देने के लिए चार्जिंग करंट थी। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जिस इंस्टेंट पर कैपेसिटर पीक वैल्यू पर होगा, सॉरी कैपेसिटर जीरो वोल्टेज पे होगा, यानी कि अगर हम सप्लाई वोल्टेज के साथ एक ऐसा कैपेसिटर जोड़ें जिसका वोल्टेज 0 वोल्ट हो, ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा करंट सिस्टम के अंदर फ्लो करेगी, और होना भी चाहिए I इक्वल टू आई मैक्स। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट और बहुत तेज़ी से जो है चार्जिंग करंट फ्लो होगी, ताकि इस कैपेसिटर को इसके वोल्टेज पे मिलाया जा सके। ठीक है, एक दूसरे को मिला सके। और जब दोनों वोल्टेज एक दूसरे से मिल जाएंगे, डेट इज एट द पीक पॉइंट, वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर क्या होगा, करंट तुम्हारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब पीक पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, पीक पॉइंट पर, तो जैसे ही कैपेसिटर अपनी पीक वैल्यू पर चार्ज हो जाएगा, जितना वो मैक्सिमम हो सकता है, और कैपेसिटर और सप्लाई वोल्टेज भी अपनी पीक पर होगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मोमेंटरली करंट जो होगी वो जीरो हो जाएगी, चार्जिंग करंट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमने सीखा था इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। जब हम बात कर रहे थे रेजिस्टिव सर्किट की लास्ट लेक्चर में, तो रेजिस्टेंस ने क्या करा, रेजिस्टिव सर्किट जो होगा अल्टीमेटली ये चार्जिंग करंट के ऊपर असर करता है। रेजिस्टेंस से क्या होगा, जो चार्जिंग करंट है वो स्लो डाउन होगी। जब चार्जिंग करंट स्लो डाउन होगी, तो जो फ्लक्चुएशन, जो वोल्टेज हमें सप्लाई में देखने को मिलेंगे, वही सेम वोल्टेज कैपेसिटर पे रिफ्लेक्ट करवाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा? बिकॉज टाउ इक्वल टू आर सी। और फॉर्मूला अगर हम छोड़ भी दें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम, करंट का मैग्नीट्यूड कम, तो कैपेसिटर को चार्ज करवाने के लिए सप्लाई वोल्टेज के बराबर इट टेक्स लार्जर टाइम, लार्जर करंट फ्लो कराना पड़ेगा, देर तक करंट फ्लो करेगा। भाई इसके ऊपर इस कैपेसिटर को VC इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज के बराबर अगर तुम इसे चार्ज कराना चाहते हो, तो चार्जेस तुम्हें यहाँ से ट्रांसफर करने पड़ेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, अब ये जो चार्ज तुम्हें यहाँ से फ्लो करोगे, ये डिसाइड कौन करेगा? ये रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। अगर रेजिस्टेंस हाई हुआ तो धीरे धीरे चार्ज फ्लो होंगे, चार्ज का मूवमेंट धीरे धीरे होगा। कम चार्ज मूव होगा, कम चार्ज मूव होगा तो इट विल टेक लार्जर टाइम टू जनरेट सेम वोल्टेज, इसीलिए हमें डिले देखने को मिला था। तो आपने देखा ये सबसे बड़ा एक फीचर था जो हमने पॉइंट आउट करा था, जो आपको आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कि अगर हम सप्लाई वोल्टेज और रेजिस्टिव सर्किट के साथ देखें, तो कैपेसिटिव वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बीच में देयर इज अ सर्टेन डिले। और ये डिले एक बहुत सिंपल सी बात है, ये डिले जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना बड़ा हमें डिले देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे, तो डिले और ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो रहा है? तो जितना ज़्यादा तुम बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा डिले हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उतना देर से कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, उतना धीरे चार्ज होगा कैपेसिटर। सही है, तो अब इसी से सारा खेल हो जाता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी कि वो अभी भी काम कर रही है, वैसे इंटैक्ट है। वो रूल है कि करंट, जो चार्जिंग करंट है, चार्जिंग करंट अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचेगा जब हमारा
कैपेसिटर 0 वोल्ट पर होगा, बिकॉज जिस समय कैपेसिटर बिल्कुल डिस्चार्ज है उस समय मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। और जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होता चला जाएगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये रहा कि जिस इंस्टेंट पर हमारा जो कैपेसिटर है वो Vc इक्वल टू 0 है, उस समय पीक करंट फ्लो करेगी, है ना, क्योंकि कैपेसिटर 0 पर है तो उसे चार्ज कराने की कोशिश करेगी एज पर द सप्लाई वोल्टेज, जो भी हमारा सप्लाई वोल्टेज है। और जिस इंस्टेंट फिर क्या होगा, जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे जो हमारी करंट है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही बात है, वो डिले होती, सॉरी, 0 की तरफ जाएगी। जिस इंस्टेंट पर कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू टच करेगा, वो कौन सा पॉइंट था, मैंने आपको बताया था, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पॉइंट खोजा था। वो पॉइंट था वो जिस पर सप्लाई वोल्टेज का कर्व और कैपेसिटर वोल्टेज का कर्व एक दूसरे को कट करते हैं। डेट इज़ अ वेरी स्पेशल पॉइंट, ध्यान समझो। जिस पॉइंट पर दोनों कर्व कट करेंगे वही पॉइंट कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज होगा। रीज़न मैंने आपको बताया था कि भाई कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है और सप्लाई वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहा है, बट सप्लाई वोल्टेज आगे चल रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो सोर्स से गवर्न हो रहा है, इट इज एक्ट एज अ सोर्स, तो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है ना वो, तो उसका वोल्टेज तेजी से बढ़ेगा। कैपेसिटर का वोल्टेज उतनी तेजी से राइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ रेजिस्टेंस, और जो कि चार्जिंग करंट को कम करके रखेगा, तो इट विल टेक सर्टेन डिले। इसकी वजह से क्या होगा, जब भी अपने पीक पर पहुंचेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा बट थोड़ा पीछे होगा। जब ये फिर ये डाउन करने लगेगा, जैसे ही डाउन करने लगेगा कैपेसिटर अभी भी चार्ज हो रहा है, लेकिन ये वो पॉइंट आएगा जिस पर दोनों बराबर हो जाएंगे, सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू कैपेसिटिव वोल्टेज। भले ही सप्लाई वोल्टेज का वो पीक वैल्यू नहीं है, बट ये वो पॉइंट होगा जहां पर दोनों वोल्टेज बराबर होंगे। अब जैसे ही दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे तो आईसी करंट तुरंत ही 0। अब चार्जिंग करंट क्यों फ्लो करेगा जब दोनों करंट बराबर हो गए? समझ में आ रही बात है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका करंट 0 हो गया, और ये वो पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट जहां पर इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सप्लाई वोल्टेज नीचे, सप्लाई वोल्टेज नीचे मतलब अब कैपेसिटर को भी नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ से इसका कैपेसिटर वोल्टेज का पतन शुरू हो जाएगा, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। सो डेट इज द पीक पॉइंट ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है, ये चीजें हमने सीखी थी, इसको मैंने रिवाइज कराया आपको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैक्सिमम कब होगा, जब कैपेसिटर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, फुली डिस्चार्ज। और करंट 0 कब होगा, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, जब कैपेसिटर अपनी पीक वैल्यू पहुंचेगा। एक चीज मैं और बता दूं, अगर हम प्योरली कैपेसिटिव लेते तो Vc मैक्स की जो पॉइंट होती डेट शुड बी इक्वल टू द V सप्लाई मैक्स होता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही बात है? तो Vc अपने पीक पॉइंट पर पहुंचेगा, वो जहां पर ये Vs की वेवफॉर्म को कट करेगा। आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट, डेट शुड बी योर Vc, है ना, और इस पॉइंट पर करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ मैं तुम्हें विजुलाइज करके दिखाता हूँ, आपको जिन लोगों को प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैंने तैयार करा है ग्राफ पूरा। तो देख सकते हैं दोनों 0 वोल्ट पर, अभी जस्ट हम बटन स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, कैपेसिटर जो सप्लाई वोल्टेज थी वो राइज होना शुरू हुई, 2 वोल्ट पर पहुंची। अब ये जो राइज है सोर्स वोल्टेज में, ये राइज इस कैपेसिटर में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए क्योंकि जुड़ा हुआ है इससे। अब ये राइज सेम वोल्टेज का 0 से 2 वोल्ट का जो राइज है, ये कैपेसिटर में दिखाने के लिए यहाँ पे चार्जिंग करंट फ्लो करानी पड़ेगी, बट ये रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है इससे क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज जाएंगे। तो दोनों 0 पे थे, जब ये 2 वोल्ट पे पहुंच गया तो ये मान के चलते हैं 0.1 वोल्ट पे पहुंचा होगा, मतलब धीरे धीरे इस पे चार्ज आ रहा है। ठीक है, अगर हम प्योरली कैपेसिटिव की बात करते हैं तो एकदम से ही 2 वोल्ट पहुंच जाता, चार्जिंग करंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जिंग करंट फ्लो करती। मान लो 20 चार्ज चाहिए तो 20 चार्ज तुरंत पहुंचा दिए जाते, बट अब क्या है, रेजिस्टेंस की वजह से कम चार्ज धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो चार्जेस जो होंगे वो धीरे धीरे एक्युमुलेट होंगे, इस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएंगे वो थोड़ा धीरे से आएंगे, डिले से, टाउ की वजह से। और इसी वजह से क्या हुआ कि भाई आपका डिले आ जाएगा पिक्चर के अंदर। तो ये 2 वोल्ट पर हो गया, ये 0.1 वोल्ट पे, ये 6 वोल्ट पे हो गया, ये 3 वोल्ट पे, ये 8 वोल्ट पे हो गया, ये 4 वोल्ट पे। समझ में आ रही बात है? अब देखो यहाँ पर कि ये 8 वोल्ट डेट इज योर पीक वैल्यू, तो सप्लाई वोल्टेज अपने पीक पर पहुंच गया है, पर कैपेसिटर अभी धीरे धीरे चार्ज होकर 4 वोल्ट तक ही आ पाया है। अब क्या होगा, एसी साइकिल है तो पीक के बाद ये नीचे आना शुरू होगी, डेट इज द डाउन कर्व। तो अब 8 के बाद वापस से सप्लाई वोल्टेज 7 वोल्ट पे, लेकिन अभी भी अगर आप कैपेसिटर को देखोगे, कैपेसिटर अभी भी चार्ज हो रहा है, बिकॉज अभी भी वी सप्लाई ग्रेटर देन है वीसी। जब तक ये क्वेश्चन रहेगा, जब तक वी एस ग्रेटर देन वीसी रहेगा तो हमारी पॉजिटिव आईसी यानी कि चार्जिंग करंट फ्लो करती रहेगी। ये क्वेश्चन ऐसे भी ले सकते हो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जब तक वी एस की वैल्यू ग्रेटर रहेगी वीसी से, तब तक एक पॉजिटिव करंट फ्लो करेगी, और इस करंट काम क्या होगा, चार्ज दी कैपेसिटर, चार्ज दी कैपेसिटर। दोनों को मिलवाना है ना भाई, शादी करवानी दोनों की, है ना। जिस इंस्टेंट पे दोनों मिलेंगे उस समय ये बिचौलिए का काम खत्म हो जाएगा, I इक्वल टू 0।
है ना, तब तुम निकल लो अपने रास्ते, हमारी तो शादी हो गई। फिर क्या होगा, फिर सप्लाई वोल्टेज पीछे मतलब नीचे जाने लगेगा, फिर से वी सप्लाई नॉट इक्वल टू वी सी, इस कंडीशन में फिर से आई सी आ जाएगा, चार्जिंग करंट फ्लो करेगा। अब जब वी एस लेस देन होगा वी सी से, वी सी ज़्यादा होगा वी एस से, तो क्या होगा, डिस्चार्ज होने है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई सी फ्लो करेगी, डेट इज़ दी डिस्चार्जिंग करंट। ये देखो सब कुछ इस लेक्चर से आपको सीखने को मिल रहा होगा, समझ में आ रही बात है। तो ये चीज़ ध्यान से समझ लो, जब भी वी एस ग्रेटर देन वी सी होगा तो एक पॉजिटिव करंट फ्लो करेगी, डेट इज द चार्जिंग करंट, और अगर वी एस कम हो गया वी सी से तो निगेटिव करंट फ्लो करेगी, डेट इज द डिस्चार्जिंग करंट। और जिस समय दोनों बराबर हो जाएंगे वी एस इक्वल टू वी सी, उस समय कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ये कंक्लूजन है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी भी वी एस जब ये इसकी डाउन साइकिल शुरू हो गई 8 वोल्ट से 7 वोल्ट पे, उस इंस्टेंट पर भी कैपेसिटर अभी चार्ज ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ डिले। तो यहाँ पर क्या, लेकिन अगर आप इस कंडीशन देखोगे अभी भी सप्लाई वोल्टेज कैपेसिटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो इट विल टेक सर्टेन टाइम और अभी भी ये चार्ज होगा, तो पॉजिटिव करंट ही फ्लो कर रही है। देन देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पर ये इसकी डाउन साइड होते होते ये 6 वोल्ट पे पहुंचेगा और कैपेसिटर चार्ज होते होते 6 वोल्ट पे पहुंचेगा, समझ रहे हो। एक आदमी वापस आ रहा है मनाली घूम के, एक आदमी जा रहा है मनाली घूमने, तो ये यहाँ पर ये दोनों टकरा गए। डेट इज़ अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर हमारा करंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज वी सी इक्वल टू वी एस। जब दोनों बराबर हो गए तो चार्जिंग करंट क्यों फ्लो करेगी। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर हमारा कैपेसिटर पीक आउट कर जाएगा, बिकॉज इसके पॉइंट के आगे जाने पर ये नीचे चला जाएगा। समझ में आ रही, बहुत ध्यान से समझना, इसके पॉइंट अगले पॉइंट को ध्यान से देखना, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके आगे पॉइंट पर देखो, ये तो नीचे डाउनफॉल हो रहा था सोर्स वोल्ट का, 8 से 7 आया, 7 से 6 गया, 6 से 5 गया। अब इस कंडीशन में ध्यान से देखो, ये 6 वोल्ट पे चार्ज हुआ था, मान के चलते ही थोड़ी देर के लिए कि ये 6 वोल्ट पर ही है, अब ये तो 5 पे आ गया। 5 का मतलब क्या हुआ, करंट वो देखो वी एस लेस देन हो गया वी सी से भाई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब कैपेसिटर चार्ज करेगा इस सोर्स को, कैपेसिटर सॉरी डिस्चार्ज करेगा अपने आप को, ताकि दोनों मैचअप कर सकें। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज का मतलब माइनस आई सी, है ना। तो जो करंट पहले सोर्स से कैपेसिटर पे जा रही थी वो वापस फ्लो करने लगेगी, डेट इज द पॉइंट। तो आप समझ रहे हो ना। तो 6 के ऊपर तो कभी कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज अब सोर्स वोल्टेज ही नीचे जा रहा है। जब सोर्स ही नीचे जा रहा है तो तुम्हें भी नीचे जाना पड़ेगा, चार्ज करेगा कौन तुम्हें उसके ऊपर, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए कैपेसिटर कभी भी उस पॉइंट से पीक आउट नहीं कर पाएगा। सो डेट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर लें कि रेजिस्टेंस जो होगा वो चार्जिंग करंट को कम कर देगा। चार्जिंग करंट को कम करने से क्या होगा, इट विल टेक लार्जर टाइम टू चार्ज दी कैपेसिटर। भाई करंट कम हो गई तो इट विल टेक लार्जर टाइम टू ट्रांसफर दी चार्जेस, और इससे कैपेसिटर में डिले आता है। चार्जिंग करंट जो होती है वो एज पर द डिफरेंस फ्लो करती है वी एस और वी सी में। ये तो अभी मैंने समझा ही दिया। अगर वी एस ग्रेटर देन वी सी है तो पॉजिटिव यानी कि चार्जिंग करंट फ्लो करेगी, वी एस लेस देन वी सी है तो माइनस यानी कि डिस्चार्जिंग करंट फ्लो करेगी, डेट इज योर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डेट इज योर डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग हो रही कैपेसिटर की। एंड वी एस इक्वल टू वी सी है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्लियर। ओके, देन यहां पर आ जाते हैं, आई जो होगा थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। करंट हमेशा लीड करेगा सप्लाई कैपेसिटर वोल्टेज से बाई 90 डिग्री। अब देखो पावर फैक्टर समझते हैं, खेल बड़ा कर रहा खेल है, ध्यान से देखना। हमने अभी क्या सीखा कि जिस समय वीसी अपने जीरो पर होगा उस समय मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, जिस समय वीसी अपने पीक पर होगा उस समय मिनिमम करंट फ्लो करेगी, क्योंकि अगर कैपेसिटर और सप्लाई वोल्टेज दोनों बराबर हो गए तो भाई उस इंस्टेंट पे आई सी इक्वल टू जीरो हो जाएगी तुरंत ही, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सप्लाई कैपेसिटर वोल्टेज एंड चार्जिंग करंट इनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही पहले भी होता था। अब अगर हम बात करते हैं पावर फैक्टर एंगल की, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ध्यान से समझो। पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को हम कहते हैं भाई पावर फैक्टर एंगल थीटा, सही है। तो किसके बीच में, सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में, नॉट द कैपेसिटर वोल्टेज एंड करंट। समझ में आ रही बात है। कैपेसिटर वोल्टेज और करंट ये हमेशा 90 डिग्री पे डिफरेंस पे काम करेंगे, बट सप्लाई वोल्टेज और करंट तो 90 डिग्री पे नहीं होंगे, उसको निकालते हैं। तो जरा देख लेते हैं, जिस पॉइंट पर जीरो वाला पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं, तो सबसे पहले करंट लीड कर रही है, तो जिस इंस्टेंट पे करंट मान लेते हैं यहाँ पर जीरो हुई, डेट इज द करंट जीरो पॉइंट। और सप्लाई वोल्टेज कहाँ जीरो हो रहा है, ये वाला रहा सप्लाई वोल्टेज पर जीरो पॉइंट, सो डेट इज दी वी एस इक्वल टू जीरो पॉइंट। और ये कौन सा हो गया, आई इक्वल टू जीरो पॉइंट, ये हो गया। पहले करंट जीरो हो रही है, इसका मतलब करंट विल लीड द सिस्टम, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद वोल्टेज जीरो हो रहा है, देन इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज विल लैग दी करंट। कितने एंगल पर, एंगल निकालो, डेट इज दी थीटा। सो डेट इज योर पावर फैक्टर एंगल। समझ में आ रही बात है। तो पावर फैक्टर एंगल इसीलिए
बड़े ध्यान से देखना, बहुत एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। जब हम बात करते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उस केस के अंदर सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, सिंक्रोनिज्म में चल रहे थे, विद अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का डिले होता है। तो क्योंकि ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, इसलिए वहां पर जो आप अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पर जो हमारा चार्जिंग करंट था वो ज़ीरो था जब कैपेसिटर वोल्टेज ज़ीरो और पीक पर था। तो आप देखोगे वहां पर जो एंगल था बिटवीन थीटा, बिटवीन वी सी एंड आई, एंड थीटा बिटवीन वी एस एंड आई विल बी इक्वल। समझ में आ रही बात है? तो जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था वहां पर क्योंकि सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज में डिले नहीं था, इसलिए सेम जो एंगल कैपेसिटर वोल्टेज और करंट में मिल रहा था, डेट इज 90 डिग्री, वही सेम एंगल सप्लाई वोल्टेज और करंट में मिल रहा था, डेट इज अगेन 90 डिग्री। तो क्योंकि डिले नहीं था, क्योंकि जीरो डिले था, है ना, इसीलिए VC और VS साथ साथ चल रहे थे। इसी वजह से जो एंगल इसका करंट के साथ था डेट इज 90 डिग्री, वही सेम एंगल इसका करंट के साथ था डेट इज 90 डिग्री। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस में आए तो यहाँ डिले आ गया। डिले आने से क्या हुआ कि जो तुम्हारा एंगल करंट का विद रेस्पेक्ट टू कैपेसिटर मिल रहा था वो तो 90 ही रहा, ये हमेशा 90 रहेगा, लेकिन जो एंगल हमें सप्लाई वोल्टेज के साथ मिल रहा है वो थीटा हो गया, एंड थीटा लेस देन 90 डिग्री बिकॉज देयर इज अ डिले। ठीक है, जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा ये एंगल में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब देखते हैं इसका अदर। तो हायर द रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम चार्जिंग करंट फ्लो करेगी, बिकॉज चार्जिंग करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी रेजिस्टेंस के। सिस्टम का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम चार्जिंग करंट फ्लो करेगी, बहुत सिंपल सा रूल। तो जितनी कम चार्जिंग करंट फ्लो करेगी उतना देर से कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, उतना देर से कैपेसिटर चार्ज होगा, तो लार्जर विल बी द डिले। तो है ना, उतना ज़्यादा चार्ज देर से चार्ज होगा, ठीक है, और उतनी छोटी हमें चार्जिंग वोल्टेज मिलेगी, पीक वैल्यू जो पीक चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू भी उतनी कम मिलेगी। इसको देखते हैं ग्राफ पे। तो ये मान के चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये मुझे भी जब मैं लेक्चर तैयार कर रहा था तो मुझे मिला, और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, ये आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा सर्च करोगे तब हो सकता है कि कोई पॉइंट किसी बुक में मिल जाए या कोई कहीं मिल जाए। ठीक है, ये मतलब जब मैं लेक्चर तैयार कर रहा था तो प्रॉपर जब मैंने रिसर्च करी तो ये सारे पॉइंट मेरे साथ निकल के आए हैं। देख के बताना आपको कैसे लगे, बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये हो गया हमारा सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, उसके सप्लाई वोल्टेज ये रहा। अब अगर हम रेजिस्टेंस को छोटा रखते हैं तो मैंने क्या बताया, छोटा रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, छोटा मतलब ज़्यादा चार्जिंग करंट फ्लो करेगी। चार्जिंग करंट, बहुत ध्यान से देखो, एक सिंपल सा रूल है, चार्जिंग करंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज सेम वोल्टेज पर आ जाएंगे, यानी कि उतना कम डिले देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी तो लॉजिक है। तो अगर रेजिस्टेंस छोटा है, मान के चलते हैं एक R1 रेजिस्टेंस लेते हैं, एक R2 ले लेते हैं, एक सर्किट है जहाँ पर R1C है और एक सर्किट है जहाँ पर हमारा R2C है। ठीक है, ये रहा। तो R1 बड़ा है R2 से, तो इस सर्किट के अंदर R1 छोटा है तो ज़्यादा चार्जिंग करंट फ्लो करेगा। ज़्यादा चार्जिंग मतलब थोड़ा सा डिले, तो डेट इज़ योर थोड़ा सा डिले, ये रहा थोड़ा सा डिले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रही हमारी R1 की, और R2 बड़ा है, इसका मतलब छोटा सा चार्जिंग करंट, छोटा चार्जिंग मतलब ज़्यादा डिले, बहुत धीरे धीरे चार्ज होगा। तो मान के चलते हैं यहाँ से चार्ज होना स्टार्ट होता है बहुत देर बाद, तो ये लार्जर डिले। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको क्या बताया था, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि रेस के सप्लाई वोल्टेज जीरो से, ये थोड़ी देर बाद और ये काफ़ी देर बाद चार्ज होना शुरू होगा, बिकॉज बहुत छोटी चार्जिंग करंट फ्लो कर रही है। अब देखो पीक वैल्यू किस पे डिसाइड करेगी, पीक वैल्यू जो है वो डिसाइड होगी कहाँ पे कर्व कट हो रहा है। तो ये कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर की R1 की बात करें, सॉरी इस R1 सर्किट वाले कैपेसिटर की, तो ये चार्ज होगा चार्ज होगा चार्ज होगा, यहाँ तक चार्ज हो पाएगा क्योंकि यहीं पर सप्लाई वोल्टेज से कट कर देगा। तो इसका जो चार्जिंग वोल्टेज होगा VR की पीक, वो यहाँ पर मिली। ये देर से चालू हुआ है तो ये भाई देर नीचे जाके कहीं नीचे कट करेगा क्योंकि सप्लाई वोल्टेज तब तक नीचे आ रहा है। तो क्योंकि धीरे धीरे चार्ज होगा तो इसको यहीं पर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात है? एक आदमी जो है वो मनाली से लौट रहा है, वही वाली बात यहाँ पर मिल जाएगा। सो डेट इज़ द पीक पॉइंट ऑफ VR2 कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर का चार्जिंग मैक्सिमम वैल्यू फॉर द R2 सर्किट, ये रहा। तो ये क्या होगा, कम वोल्टेज पर ही चार्ज हो पाएगा। वही बात लिखी है, जितना बड़ा रेजिस्टेंस
ठीक है, ग्रीन वाले का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ग्रीन वाले का, उतनी कम चार्जिंग करंट, उतना ज़्यादा डिले और उतनी छोटी पीक वोल्टेज हमें मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात है। और देखो जो आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल के रूल है उससे भी क्रॉस मैच कर लेते हैं। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारा रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा होगा। वोल्टेज ड्रॉप अगर रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज कम मिलेगा। समझ में आ रही बात है, ये बहुत सिंपल सा रूल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम इसको उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, जितना ज़्यादा वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप करा दोगे उतना कम वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस मिलेगा, तो वो वहाँ से भी कर सकते हो। ये मैंने आपको वेवफॉर्म से समझा दिया। ये एक अल्टीमेट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये किसी भी कंटेंट में आपको नहीं मिलेगी, किसी ने भी नहीं समझाई है इसको। समझ में आ रहा है बात है। तो आप देख सकते हो जितना छोटा वोल्ट, जितना बड़ा रेजिस्टेंस, उतनी कम चार्जिंग करंट, उतना धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा, उतना देर से कैपेसिटर चार्ज होगा और उतनी छोटी वैल्यू पे वो चार्ज हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उतने छोटे पे ही वो कट कर देगा। समझ में आ रही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा रुक के डाइजेस्ट करना ही लेक्चर, ऐसा नहीं कि तुम टहलते घूमते देख लो। इट टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर सच लेक्चर्स, तो उतना ही टाइम, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको डाइजेस्ट करने में, इस लेक्चर को। ठीक है, तो अगर हम पावर फैक्टर एंगल निकालने की कोशिश करें दोनों ही केसेस में, तो पहले वाला केस ले लेते हैं जिसके अंदर हमने R1 वाला सर्किट था, R1 मतलब छोटा रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस। दूसरा केस ले लेते हैं R2 वाला रेजिस्टेंस का, जिसके अंदर लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब स्मॉल रेजिस्टेंस का मतलब लार्ज करंट, लार्ज करंट का मतलब तुम्हारा ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, पहली बात। दूसरी बात, डिले कम, स्मॉल डिले। तो ये देखो यहाँ पर छोटा डिले बनाया है। अब पावर फैक्टर एंगल निकालते हैं, तो करंट वही जीरो वाले पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो ये रहा सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर जो पावर फैक्टर होगा थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो सप्लाई वोल्टेज एंड करंट, सप्लाई वोल्टेज कहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पर, और करंट कहाँ पर जीरो हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो डेट इज योर पर्टिकुलरली पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब देखते हैं दूसरा वाला केस, इसके अंदर बड़ा रेजिस्टेंस, छोटा करंट और ज़्यादा डिले। तो देखो ज़्यादा डिले, ये यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसको देखो, बहुत ध्यान से देखना, इस कर्व को ध्यान से देखोगे, डेट इज योर सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर ये जीरो हुआ, और करंट कहाँ जीरो हुई, यहाँ पर जीरो हुई। तो आप देखो छोटा एंगल छोटा, स्मॉल पावर फैक्टर एंगल, यानी कि जितना बड़ा रेजिस्टेंस रखोगे उतना छोटा पावर फैक्टर एंगल देखने को मिलेगा। जितना छोटा रेजिस्टेंस रखोगे उतना बड़ा लार्ज पावर फैक्टर एंगल, उतना बड़ा पावर फैक्टर एंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हायर द रेजिस्टेंस लोअर दी पावर फैक्टर एंगल हमें देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूछेंगे सर ये करंट कहाँ से आई। करंट मैंने आपको बता रखी है, अभी हमने ऊपर क्या रूल स्थापित किया था कि करंट जो चार्जिंग करंट होगी ये हमेशा 90 डिग्री डिफरेंस, 90 डिग्री लीड करेगी फ्रॉम दी कैपेसिटिव वोल्टेज। तो वो आप बना सकते हो, ये ब्लू वाली लाइन जो आप देख रहे हो ये डेट इज योर कैपेसिटिव वोल्टेज। ये R1 से कंफ्यूज मत होना, ये रेजिस्टेंस की वोल्टेज नहीं है, डेट इज योर कैपेसिटिव वोल्टेज ऑफ द R1 सर्किट। ये R1 सर्किट का नाम है, R1 सर्किट। एंड ये जो मैंने ग्रीन वाली बना रखी है ये आपकी R2 सर्किट की, मतलब R2 सर्किट का नाम है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बता दे रहा हूँ मैं, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो गए, कमेंट में पूछोगे। तो R2 मैक्स का मतलब हो गया ये इस वाले सर्किट, डेट इज योर R2 सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसके कैपेसिटर है ये कैपेसिटर वोल्टेज ही, डेट इज द कैपेसिटिव वोल्टेज। ठीक है, एंड डेट इज योर अगेन ये भी आपकी कैपेसिटिव वोल्टेज ही है फॉर दी पर्टिकुलर R1 सर्किट की। समझ में आ रहा है, वो है ये। ठीक है, बाकी मैं नोट्स में इसको क्लेरिफाई कर दूंगा, थोड़ा सा और सिंपल डायग्राम यहाँ पे डाल दूंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये करंट आप बना के देख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट रूल यहाँ से क्या निकल के आया, हायर दी रेजिस्टेंस उतना कम पावर फैक्टर एंगल मिलेगा, और पावर फैक्टर एंगल जितना कम होगा, पावर फैक्टर एंगल जितना कम होगा उतना पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, बिकॉज कॉस थीटा होता है ना, थीटा जितना कम उतना कॉस थीटा ज़्यादा। तो अगर पावर फैक्टर एंगल 0 हो गया तो कॉस फाई कितना हो गया, कॉस फाई इक्वल टू 1 हो गया कॉस थीटा, यानी कि बेस्ट। तो आप देख सकते हो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम पावर फैक्टर एंगल होगा। और देख रहे मतलब देखो कितना यार, मतलब ये जो है ना बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, इसको डाइजेस्ट करने में तुम्हें हफ्ते लग जाएंगे, और बहुत ही बार बार ये लेक्चर आप देखोगे तब जाके तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट बैठेंगे जाके, कि किस तरीके से। देखो यहाँ पर वेव से मतलब हम लोग, मैं कुछ भी लेके नहीं चला हूँ, सब चीज़ें मैंने बना के दिखाई, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें हमने पॉइंट टू पॉइंट लेके चले हैं, और देखो हमारे पास आउटपुट बिल्कुल वही आया है जो हम जानते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम पावर फैक्टर एंगल।
तो उतना कम डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा सप्लाई वोल्टेज एंड कैप चार्जिंग करंट या जो भी करंट उसके अंदर सर्किट में फ्लो करेगी। और होना भी ये चाहिए भाई, रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है सिस्टम का तो इसका मतलब एक्टिव पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रही होगी। एक्टिव पावर अगर ज़्यादा हो रही है इसका मतलब पावर फैक्टर एंगल क्या होना चाहिए, पावर फैक्टर तुम्हारा बेस्ट होना चाहिए। पावर फैक्टर बेस्ट का मतलब पावर फैक्टर एंगल क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। मतलब वोल्टेज और करंट इनके बीच में, वो सप्लाई वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो एंगल है डेट शुड बी क्लोज टू जीरो होना चाहिए। तो वही चीज़ हो रही है, जितना ज़्यादा रेजिस्टर उतनी ज़्यादा एक्टिव पावर कंज्यूम होगी, उतना कम डिफरेंस वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज और करंट में देखने को मिलेगा। सो डेट इज़ दी बेस्ट जो मैं आपको समझा सकता था, और ये खुद मेरे को बनाने में बहुत समय लगा है। प्लीज़ आप अपने एक्सप्रेशन बताइएगा। ये तीनों लेक्चर देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये किसी ने आज तक इस तरीके का लेक्चर तैयार नहीं किया है, एंड ये एक तरीके का मेरा बेस्ट क्राफ्टेड लेक्चर है जो आपके पास आ रहा है, क्योंकि बुक में भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, कहीं तो में नहीं मिलेगा ये लेक्चर जो मैंने बनाया है। और कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन बताना, क्या ये आपके सोचने के नज़रिए को बदलेगा, प्लीज़ बताना। अगर ये लेक्चर्स आपके लिए क्या लाइफ में चेंज ला रहे हैं, अगर ला रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करना। थैंक यू, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का।